हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम 1905 बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट है उसका एक भंडार के रूप में लेके आए हैं, जिससे आपको आगामी पीसीएस जो कि 67वीं बीपीएससी आने वाली है, पीसीएस दरोगा का भी वैकेंसी आने वाला है और एसएससी सीजीएल बिहार एसएससी और भी रिलेटेड एसएससी है, जिनमें सिर्फ कॉन्सेप्ट ही आपसे पूछे जाएंगे और ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट जो आपसे मिक्स कर जाते हैं, वैसे वैसे कॉन्सेप्ट को यहाँ पे हम चुन के लाए हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को देखने के बाद 1905 बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन से रिलेटेड कोई भी कॉन्सेप्ट आपसे अधूरा नहीं रह जाएगा, इसका हम फुल गारंटी लेंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात है कि बंगाल विभाजन या स्वदेशी आंदोलन, बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत होती है। बंगाल विभाजन क्यों करना पड़ा अंग्रेजों को, बंगाल विभाजन करने के पीछे उनका उद्देश्य क्या था, ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि बंगाल ही उस टाइम एक ऐसा जगह था जहां से क्रांति की शुरुआत होती थी। बंगाल सबसे पहले गुलाम भी हुआ और वहीं से क्रांति का जन्म भी होते रहा। तो बंगाल बहुत बड़ा प्रांत भी था, पूर्वी बंगाल, पश्चिमी बंगाल, उसमें असम था, बिहार, उड़ीसा, सारा का सारा क्षेत्र बंगाल, वहीं से क्रांतिकारी आंदोलन, और उस टाइम कांग्रेस का गढ़ भी बना हुआ वही था, बंगाल ही था। तो इनसे पूछा गया कि भाई क्या कारण है आप बंगाल विभाजन कर रहे हैं, तो कारण तो इन्होंने बता दिया कि प्रशासनिक असुविधा हमें हो रही थी, इसलिए उन्होंने बंगाल विभाजन कर रहा है। लेकिन उनका मेन उद्देश्य था दो भागों में बांटना। यहाँ का जो सबसे बड़ा ये था राष्ट्रवाद की भावना, उसको तोड़ना था। जो बंगाल में राष्ट्रवाद की भावना जितने ऊपर तक पनपी हुई थी उसको तोड़ना था, खंड खंड कर देना था, ताकि फिर वैसी राष्ट्रवाद की भावना न रहे और अंग्रेजों को शासन चलाने में उतनी ज़्यादा असुविधा न हो। तो चलिए अब शुरू करते हैं। देखिए, बंगाल विभाजन का प्रस्ताव 3 दिसंबर 1903 को कब हुआ, तो 3 दिसंबर 1903 को ब्रिटिश संसद में पेश किया गया था। 3 दिसंबर 1903 को ही लटका बंगाल विभाजन की घोषणा 20 जुलाई 1905 को हुई। बंगाल विभाजन की घोषणा उसी टाइम कब होती है, तो भारत में बंगाल विभाजन की घोषणा 20 जुलाई 1905 को होती है। इसको ध्यान रखिएगा। उस टाइम ये सब जानना बहुत जरूरी है कि उस टाइम भारत का वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड कर्जन थे। उस टाइम भारत का वायसराय लॉर्ड कर्जन थे, जो कि एक बहुत ही दिमाग का तेज व्यक्ति माने जाते थे और ये इन्हीं का उपज था। लॉर्ड कर्जन का है कि बंगाल को हम विभाजन ही कर देते हैं, 2 भाग में बांट देंगे, हिंदू मुस्लिम एकता का ये जो प्रतीक है इसको हम तोड़ देते हैं। तो यही बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड कर्जन थे। उस टाइम बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर, ये पीसीएस एग्जामों में बार बार पूछा जाता है कि बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर उस टाइम कौन थे, तो सर एंड्रयूज हेंडरसन लिथ फ्रेजर थे, जो कि 1903 से 1908 तक रहे। कौन थे, तो सर एंड्रूज एंडरसन लिथ फ्रेजर इनका नाम था। ऐसे आप सर एंड्रूज के नाम से जाने जाते हैं, सर एंड्रूज के नाम से भी इनको याद रख सकते हैं। 1903 से 1908 तक रहे। फिर 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया। वहां से स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की गई और बहिष्कार प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। यहाँ 7 अगस्त, ये डेट आपको बहुत जरूरी याद रखनी है, 7 अगस्त 1905, यहीं से कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन का आरंभ होता है और बहिष्कार प्रस्ताव स्वीकृत होता है। अब है कि ये स्वदेशी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे। यहाँ ये जानना है कि स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख नेता कौन थे, तो ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। और बहिष्कार प्रस्ताव के प्रणेता किनको माना जाता है, तो कृष्ण कुमार मित्र को माना जाता है। क्योंकि कृष्ण कुमार मित्र ने ही अपने पत्रिका संजीवनी में पहली बार बताया था कि पूरे विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करो, सरकारी कार्यालय का बहिष्कार करो। एक ढंग से पूरे ये बहिष्कार की जो नीति थी कृष्ण कुमार मित्र का ही देन है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाएगा कि कृष्ण कुमार मित्र ने सर्वप्रथम ब्रिटेन के वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव दिया था, तो किन्होंने दिया था, तो कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। और स्वदेशी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे, तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। और सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने उस टाइम कौन सी पत्रिका चलाई थी, तो बंगाली पत्रिका। ये सब एकदम कॉन्सेप्ट से भरा क्वेश्चन है, इसको एकदम याद रखिएगा। यही सब क्वेश्चन बार बार एग्जामों में पूछे जाते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में 1905 में स्वीकृति मिली थी। देखिए वही क्वेश्चन से रिलेटेड ये भी है कि राष्ट्रीय नीति के रूप में पूरा राष्ट्र में इसको क्यों, उदारवादी लोग नहीं चाहते थे कि ये बहिष्कार पूरा राष्ट्र में हो, लेकिन ये लाल बालपाल जान रहे हैं, ये तीनों चाहते थे कि पूरा देश में ये फैल जाए, और उन्होंने फैलाया भी, वो आगे मैं बताऊंगा। तो यही है कि ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में 1905 में स्वीकृति मिली। इसको ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय नीति के रूप में 1905 का आंदोलन था, 1905 में ही स्वीकृति मिली थी। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हुई। देखिए अब बंगाल विभाजन सबसे पहले 3 दिसंबर 1903 को, डेट याद रखिएगा क्योंकि इससे रिलेटेड डेट ज़्यादा पूछे जाते हैं छोटे छोटे एग्जामों में भी और बड़े एग्जामों में भी। 1903 में 3 दिसंबर 1903 को बंगाल विभाजन ब्रिटिश संसद में पेश किया गया। 20 जुलाई 1905 को इसकी घोषणा की जाती है। 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत होती है और बहिष्कार प्रस्ताव स्वीकृत किया जाता है। उसके बाद 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी होती है। जैसे ही बंगाल विभाजन प्रभावी होती है तो उसी टाइम इसका कारण के बारे में भी पूछा जाता है कि वो कारण बताते हैं कि प्रशासनिक असुविधा के कारण हमको बंगाल विभाजन करना पड़ा, लेकिन मूल उद्देश्य उनका होता है बंगाली राष्ट्रवाद की भावना को दुर्लभ करना। यही पहले भी हम बताए थे कि बंगाली राष्ट्रवाद की भावना को दुर्लभ करना। बंगाल विभाजन दो पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल के रूप में किया गया था। पूर्वी बंगाल में आप देख रहे हैं कि असम और जो अभी बांग्लादेश है, ये दोनों था, पूर्वी बंगाल और असम। तो यही है, पूर्वी बंगाल और असम है। पश्चिमी बंगाल में अपना बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा, ये तीनों, ये भी बंगाल के ही भाग थे। तो इधर हिंदू थे। ये ध्यान देना है कि इधर पूर्वी बंगाल जो था इसका मुख्यालय जो था ढाका था, और ये बंगाल का मुख्यालय तो यहाँ पश्चिमी बंगाल का तो बंगाल ही था। तो पूर्वी बंगाल का ढाका और पश्चिमी बंगाल का बंगाल। तो पूर्वी बंगाल में पूर्वी बंगाल प्लस असम और बंगाल बिहार प्लस उड़ीसा। तो पूर्वी बंगाल को मुस्लिम क्षेत्र में बांट दिया गया और पश्चिमी बंगाल को हिंदू के क्षेत्र में। अभी भी देख रहे हैं कि पूर्वी बंगाल जो बांग्लादेश है मुस्लिम बहुल है, असम में भी बहुत ज़्यादा मुस्लिम लोग हैं। तो इस टाइप से बांटा गया ताकि विवाद बढ़ता जाए। ये दोनों की एकता जो है, हिंदू मुस्लिम एकता, अंग्रेजों के लिए बहुत भारी पड़ रही थी। तो इसको तोड़ने का मुख्य पर्पस इनको दिखा कि अगर हम बंगाल को तोड़ देते हैं तो आगे हमको बहुत कम कठिनाई होने वाली है। तो चलिए 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी होती है। उसी टाइम 16 अक्टूबर 1905 को ही पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 16 अक्टूबर 1905 को पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। इसी टाइम, इसी दिन जब पूरा बंगाल शोक दिवस मना रहा होता है, उसी टाइम रविन्द्रनाथ टैगोर ने राखी दिवस के रूप में मनाया। बोले रविन्द्रनाथ टैगोर की इसको आप राखी दिवस के रूप में मनाइए, क्यों शोक दिवस के रूप में मना रहा है? उनका धारणा था कि पश्चिम और पूर्व दोनों मिलकर अगर काम करें तो ज़्यादा डेवलपमेंट होगा। वो पश्चिम की गलतियों को पूर्व को दोहराने के लिए मना कर रहे थे कि जो गलती अनजाने में पश्चिम के लोग करते हैं पूर्व के लोग न करें, दोनों मिलकर काम करें। तो इनकी ये धारणा था, इसलिए 16 अक्टूबर 1905 को इन्होंने राखी दिवस के रूप में, ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि राखी दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किन्होंने किया? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया। आगे देखते हैं कि वर्ष 1905 में कांग्रेस का अधिवेशन। अब देखिए वर्ष 1905 में कांग्रेस का अधिवेशन होता है। ये कहाँ होता है? तो बनारस में होता है, और गोपाल कृष्ण गोखले इसके अध्यक्ष होते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले लोक हितवादी, यानी उनको हितवादी के नाम से पत्रिका चलाते हैं, जो कि इंग्लिश का पत्रिका है, हाँ इंग्लिश लैंग्वेज का ही पत्रिका है। तो गोपाल कृष्ण गोखले उस टाइम कांग्रेस का अध्यक्ष कौन होते हैं? तो गोपाल कृष्ण गोखले। ये भी आपका क्वेश्चन पूछे जाने योग्य है कि गोपाल कृष्ण गोखले उस टाइम कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बनारस में। और सबसे बड़ी चीज है कि स्वदेशी आंदोलन का समर्थन भी मिला, कांग्रेस का समर्थन भी, स्वदेशी आंदोलन को कांग्रेस का समर्थन मिल गया, थोड़ा और बरियार हो गया। और उस टाइम नरम दल और गरम दल दोनों साथ ही में थे। इसके बाद फूट पड़ा था दोनों में, और यहीं से फूट की शुरुआत भी हो जाती है, क्योंकि कुछ उदारवादी लोग नहीं चाहते थे कि पूरा इंडिया में ये फैले, लेकिन जो उग्रवादी लोग थे वो समझते थे कि नहीं, ये पूरा इंडिया में होना चाहिए और पूरा इंडिया इसका बहिष्कार करे, और उन्होंने वैसा किया, बहुत दूर दूर तक फैला था। तो यही हुआ कि 1905 में कांग्रेस का अधिवेशन बनारस में होता है। इसके अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले थे, और स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया गया।
अब कह रहा है कि बंगाल विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया। ये पहले हम बताए हैं कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने ही कांग्रेस के आंदोलन का नेतृत्व बंगाल विभाजन के विरोध में हुए स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किन्होंने किया, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया। स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तात्कालिक कारण बंगाल विभाजन था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। ये क्वेश्चन वही है, जान आप वही रहे हैं। थोड़ा सा आदमी इसमें ये जो तात्कालिक कारण कर दिया है ना, इसमें कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन आप निश्चिंत होकर मारिए कि इसका तात्कालिक कारण जो है बंगाल विभाजन है। स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तात्कालिक कारण क्या है, तो बंगाल विभाजन है। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए होंगे। अब आगे है कि लोकमान्य तिलक। अब देखिए कि जो बोले थे ना कि ये लाल बाल पाल तीनों मिलके जो फैलाए थे, उसमें और भी लोग, चिदम्बरम पिल्ले थे, सैयद हैदर रजा था, ये कहाँ कहाँ तक। लोकमान्य तिलक देखिए, इसको बंबई और पुणे में, इसका नेतृत्व बंबई और पुणे में लोकमान्य तिलक, स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व लोकमान्य तिलक कहाँ किए थे, बंबई और पुणे में। लोकमान्य तिलक जान रहे हैं ना, बाल गंगाधर तिलक, इन्हीं को लोकमान्य तिलक कहा जाता है। बंबई और पुणे में अजीत सिंह एवं लाला लाजपत राय पंजाब एवं उत्तर प्रदेश में, पंजाब एवं उत्तर प्रदेश में अजीत सिंह एवं लाला लाजपत राय, सैयद हैदर रजा दिल्ली में और चिदम्बरम पिल्ले मद्रास में। ये याद रखिएगा, क्योंकि ये बार बार क्वेश्चन ये भी आएगा, इसमें से कोई भी उठा के दे देगा कि चिदम्बरम पिल्ले तो मद्रास, लोकमान्य तिलक या बाल गंगाधर तिलक, ऐसे करके क्वेश्चन देगा, तो बंबई और पुणे। फिर आपका अजीत सिंह या लाला लाजपत, दोनों में से कोई एक भी रह सकता है। तो पंजाब एवं उत्तर प्रदेश, कोई भी ऑप्शन रहे, पंजाब उत्तर प्रदेश मार के आइएगा। सैयद हैदर रजा दिल्ली में और चिदम्बरम पिल्ले मद्रास में। तो चलिए, लगभग कॉन्सेप्ट आधा से ऊपर क्लियर हो गया है। अब थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं कि उस टाइम पत्रिका कौन था। पत्रिका के बारे में ही बता भी दिए हैं, राष्ट्रगान क्या था, उस टाइम क्या क्या कुछ घटनाएं घटी हैं वो भी हम देख लेते हैं। वंदे मातरम, वंदे मातरम स्वदेशी आंदोलन के समय प्रेरक गीत था। वंदे मातरम क्या था, तो वंदे मातरम जो हम लोग अभी भी पढ़ते हैं, वो वंदे मातरम स्वदेशी आंदोलन के समय सबसे पॉपुलर गीत था। यही गीत गा के लोग स्वदेशी आंदोलन में कार्य कर रहे थे। तो वंदे मातरम, ये ध्यान रखिएगा कि वंदे मातरम स्वदेशी आंदोलन के समय प्रेरक गीत था। इसी आंदोलन के समय रविन्द्रनाथ टैगोर ने स्वदेशी आंदोलन के समय ही अमार सोनार बांग्ला नामक गीत की रचना की थी। अमार सोनार बांग्ला नामक गीत की रचना की थी, जो 1971 में, जब 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े भारत ने किए, उस टाइम ये जाकर बांग्लादेश का राष्ट्रगान बन गया। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा कि अमार सोनार बांग्ला, इससे रिलेटेड बहुत टाइप का क्वेश्चन आता है कि अमार सोनार बांग्ला की रचना किसने की, तो ये तो हल्का है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। लेकिन अमार सोनार बांग्ला नामक गीत की रचना कब हुई, तो ये स्वदेशी आंदोलन के समय में हुई, ये ध्यान रखिएगा। भारत के प्राचीन कला को पुनर्जीवित करने के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना अवनींद्रनाथ टैगोर ने, रविंद्र नहीं कीजिएगा, अवनींद्रनाथ टैगोर है, जो कि प्राचीन कला को पुनर्जीवित करने के लिए एक सोसाइटी की स्थापना किए थे। उसका नाम था कि इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, इसको ध्यान रखिएगा, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट। इसकी स्थापना इन्होंने की थी, कौन, अवनींद्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट है कि 3 जुलाई 1905 में बांग्ला पत्रिका संजीवनी का संपादन कृष्ण कुमार मित्र ने किया था। तो 3 जुलाई 1905 में इन्होंने संजीवनी का संपादन किया था कृष्ण कुमार मित्र ने। तो पहले हम बताए थे, कृष्ण कुमार मित्र ने यही पत्रिका के माध्यम से बाद में चलकर जब स्वदेशी आंदोलन खड़ा हुआ, उससे पहले जब बंगाल विभाजन की चर्चा हुई, तब जाके इन्होंने संजीवनी पत्रिका के माध्यम से ही हर चीज़ बहिष्कार करने के लिए, अंग्रेजी वस्तुओं को बहिष्कार करने के लिए, उनके कार्यालय को बहिष्कार करने के लिए, उसी पत्रिका के माध्यम से पूरे बंगाल में फैलाया था। और यही बाद में जाकर पूरे बहिष्कार का एक बहुत बड़ा बवंडर बन गया और जो बहुत प्रभावी भी रहा। ठीक है, तो संजीवनी का संपादक कृष्ण कुमार मित्र थे। ये स्वदेशी आंदोलन के समय में ये एक बांग्ला पत्रिका थी, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। उसी टाइम बंगाली, ये भी बताए थे कि बंगाली का कौन, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ये भी बंगाली भाषा में ही थी, बंगाली इसका सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी को आप जान रहे हैं कि ये कौन है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी वही है जो स्वदेशी आंदोलन में का नेतृत्व सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने ही किया था। स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व, प्रमुख नेतृत्वकर्ता
सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे, और इन्हीं का पत्रिका बंगाली। एक है हितवादी, हितवादी गोपाल कृष्ण गोखले। वही गोपाल कृष्ण गोखले क्या थे, तो 1905 में बनारस अधिवेशन में ये कांग्रेस के अध्यक्ष थे, और ये अंग्रेजी पत्रिका थी। एक लोकहितवादी जो है अंग्रेजी पत्रिका थी, सॉरी हितवादी ही है, लोकहितवादी नहीं है, वो निकल जा रहे हैं। अब है स्वदेशी बांधव समिति। स्वदेशी बांधव समिति उस टाइम का एक महत्वपूर्ण समिति थी। स्वदेशी बांधव एक रैली के रूप में काम कर रहा था। स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना अश्विनी कुमार दत्त ने किया था। ये जो एक समिति थी ये बहुत प्रभावी रही, इसलिए क्योंकि यही एक समिति उस टाइम थी जिसमें महिलाएं सक्रिय रूप से भाग ले रही थी। एकदम महिलाओं का अवंडर सा टूट पड़ा था, और इसलिए ज़्यादा प्रभावी, इतनी महिलाओं को कोई अपने और आकर्षित नहीं कर पा रहा था जितना स्वदेशी बांधव समिति ने अपने और आकर्षित किया। तो ये ध्यान रखिएगा कि स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना अश्विनी कुमार दत्त ने की थी। आगे है स्वदेशी आंदोलन के दौरान ही बंगाल केमिकल्स स्टोर की स्थापना प्रफुल्ल चंद्र राय के द्वारा की गई। किन्होंने किया था? प्रफुल्ल चंद्र राय। ये लोग, ये देखिए, ये सब क्वेश्चन ध्यान रखिएगा क्योंकि ये पीसीएस में पूछे जाते हैं कि स्वदेशी बांधव समिति के अश्विनी कुमार दत्त, इनका फेमस का मेन कारण क्योंकि महिलाएं सक्रिय रूप से इसमें भाग लेती हैं। स्वदेशी आंदोलन के दौरान बंगाल केमिकल्स स्टोर की स्थापना प्रफुल्ल चंद्र राय के द्वारा। इसको भी ध्यान रखिएगा कि बंगाल केमिकल्स स्टोर की स्थापना प्रफुल्ल चंद्र राय, इसलिए बार बार रिपीट कर रहे हैं इसको, ताकि आपको इसको एकदम जेहन में रखना है। इस टाइप का क्वेश्चन ही पूछता है और इसी टाइप का आप लोग गलत करते हैं, ताकि ये गलत ना हो। अब देखिए सबसे लास्ट पॉइंट जो है कि वर्ष 1905 के स्वदेशी आंदोलन में किनका साथ पूर्ण रूप से नहीं मिला? तो कृषक तथा मुसलमानों का विशेष समर्थन नहीं प्राप्त हुआ। जितना चाहिए था उतना समर्थन नहीं मिला, हल्का फल्का समर्थन मिला। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि वर्ष, इसमें क्वेश्चन पूछेगा कि वर्ष 1905 के स्वदेशी आंदोलन में किनका विशेष समर्थन प्राप्त नहीं हुआ या किनका कम समर्थन प्राप्त हुआ। तो ध्यान रखिएगा कृषक तथा मुसलमान वर्गों का। ये तो हुआ स्वदेशी आंदोलन एवं बंगाल विभाजन। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि बंगाल का फिर एकीकरण होता है। ये आंदोलन चलते रहता है, फिर धीरे धीरे इस पर एक कमेटी बैठती है। उस कमेटी का नाम है अरुणडेल कमेटी। अरुणडेल कमेटी है। अरुणडेल कमेटी की सिफारिश पर ही बंगाल विभाजन को रद्द किया जाता है। अरुणडेल कमेटी, देखिए अरुणडेल कमेटी की सिफारिश पर ही बंगाल विभाजन को रद्द किया जाता है। फिर दिल्ली दरबार की घोषणा होती है। दिल्ली दरबार 12 दिसंबर 1911 को महाराज जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी दिल्ली आते हैं। वहीं पे दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाता है। यही दिल्ली दरबार में बंगाल को पुनः एकीकरण किया जाता है। बंगाल का पुनः एकीकरण किया जाता है कब? तो 12 दिसंबर 1911 को सम्राट जॉर्ज पंचम तथा महारानी मेरी के आगमन पर दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया और इसमें ही बंगाल का पुनः एकीकरण किया गया। अब एकीकरण बंगाल कैसे हुआ? एकीकरण बंगाल जब किया गया तो फिर देखिए बिहार और उड़ीसा बंगाल से अलग हो गया। बिहार और उड़ीसा को मिलाकर एक अलग प्रांत बना दिया गया। इधर बंगाल को एक अलग प्रांत, दोनों बंगाल को मिला दिया गया। उधर असम एक अलग प्रांत हो गया। मतलब 3 भाग में ये टूट गया। बंगाल एक अलग रह गया। तो ये कहने का हो गया कि बंगाल जुड़ा भी रह गया, क्योंकि बंगाल को ऐसे भी उतना बढ़िया से, तो जैसे पहले बंगाल था वैसे जोड़ा नहीं, क्योंकि बिहार और उड़ीसा बंगाल से निकल गया और उधर असम निकल गया और असम में उधर सिलहट को लाके जोड़ दिया। तो सिलहट जुट गया, इधर बिहार और उड़ीसा एक प्रांत 1912 में बन गया। और ये प्रभावी कब होता है? और 1 अप्रैल 1912 से सारा का सारा प्रभावी होता है। फिर कलकत्ता के जगह दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा की जाती है, क्योंकि बंगाल में इन लोगों को सेफ लग नहीं रहा था, क्योंकि सबसे पहले गुलाम बंगाल हुआ, वहां से क्रांतिकारी गतिविधि सबसे पहले होना शुरू हुआ और दिल्ली थोड़ा सेफ जगह था। इसीलिए कलकत्ता से उठा के दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा की गई और 1 अप्रैल 1912 से प्रभावी। उस टाइम वायसराय लॉर्ड हॉर्डिंग था। कहिए, लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय उस टाइम का वायसराय थे। तो चलिए, अब इसमें कोई भी कॉन्सेप्ट आपके लिए नहीं रह गया है। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड देन शेयर भी कीजिएगा। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।